Hello guys, this is Sarmahad Amir, and today we are starting our next chapter of AS level physics 9702 और आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर पे मूव करेंगे. वी आर डन विद द फर्स्ट 4 चैप्टर्स और डिटेल में. टुडे चैप्टर नंबर 5 वी आर स्टार्टिंग विद वर्क एनर्जी पावर. आज का लेक्चर बहुत दिलचस्प होने वाला है. विल बी कवरिंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट कर रहे होंगे. वी वुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड पावर एंड वर्क डन. In this chapter, you assume to have knowledge of O levels and IGCSE physics, but चले for that कि भाई आप हर चीज़ हम लोग रिवाइज करेंगे. And this chapter जो है is started off with the concept of work. अच्छा guys, when it comes to the work concept, basically work होता क्या है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं and that object starts to move at a certain distance, that is basically known as work. So if let's suppose I've got an object, मैं उस पर एक फोर्स लगाता हूँ और वो एक डिस्टेंस मूव करता है, in the direction of the force it is said to be कि भाई उस पर कोई वर्क डन हो रहा है. तो when it comes to work done, it is the product of force and displacement in the direction of the force. Assuming, let's suppose हमारे पास एक ब्लॉक है and on that block I am applying a force of 100 newtons and that block move a distance of let's say 10 meters. So अगर ये ब्लॉक इस फोर्स की वजह से उठ के 10 मीटर्स ट्रेवल कर गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो वर्क डन होगा दैट इज गोइंग टू बी 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच विल बी 1000 joules. Since work done is basically energy, its SI unit is joules and it is a scalar quantity. It does not have any like direction involved. तो वर्क डन जो होता है इट्स स्केलर क्वांटिटी. इट हैज गॉट नो डायरेक्शन इन्वॉल्व्ड. इट इज बेसिकली जस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. समवट नॉलेज ओ लेवल्स और IGCSEs के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे. अब हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू AS लेवल. अच्छा, AS लेवल के अंदर वी हैव गॉट लिटिल एडवांस्ड, तो हम लोग चीज़ें भी थोड़ी एडवांस वर्जन में पढ़ रहे होते हैं. सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही होती एंड द फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ थीटा. तो जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट, एक इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट है और एक इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. सिंस यहां तक पहुंच गए हो तो ये बात पता होगी, दिस कंपोनेंट इज F sin थीटा and this component is F cos theta. Guys, you have to realize the fact कि ऑब्जेक्ट अगर एक ऐसी फोर्स से स्ट्रेट मूव कर रहा है तो the only component of force responsible for this horizontal displacement that is going to be F cos theta. और हम सिर्फ उस ही component of force को यूज करते हैं and we actually multiply it by the displacement and then we get the work done. अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है लेट्स सपोज 100 न्यूटन्स की एंड द ऑब्जेक्ट मूव्ड एट अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेट्स से 5 meters, तो आई एम नॉट गोना बी डूइंग 100 times 5 because 100 is not acting all in the direction of the displacement. rather 100 का एक horizontal component है, that component of force is actually causing it to move to the right. तो हम यूज करेंगे 100 का cos component, 100 cos, let's say assuming that the angle value is 40, तो 100 cos theta multiplied by 5. That is going to be our work done क्योंकि हम सिर्फ वो कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं, दैट कंपोनेंट एक्चुअली वो वाला कंपोनेंट यूज कर रहे होते हैं जो हमारे पास जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है. रादर देन अगर ये ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा होता और ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा होता तो मैं उसका वर्टिकल कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट यूज करता.
बट यूजुअली केसेस में हम लोग हॉरिजॉन्टल ही जा रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रियलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड एक छोटी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन। लेट्स से a man pulls a box along a horizontal surface using the rope. The force provided by the rope is 200 at an angle of 30 degrees to the horizontal, and we are required to calculate the work done. So for the work done, we need to realize it's going to be F cos theta multiplied by displacement. Why? Because the object is at the force is being applied at an angle. तो हम वर्क डन के लिए 200 cos 30 को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट दैट इज 5 मीटर्स, तो आपके पास 200 cos 30 multiplied by displacement, you would get the value that is work done will be equal to around 870 joules. ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया रिगार्डिंग वर्क डन। अच्छा जी, मूविंग ऑन सर। अब हमारे पास चंद बातें और आ जाती। इन यूजुअल केस सिनेरियो, अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर करें तो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस, ठीक है। लेट्स टेक द वैल्यूज इज वेल। ये ऑब्जेक्ट की सिचुएशन में दो फोर्सेस हैं। एक 260 न्यूटन के अराउंड फोर्स फॉरवर्ड लग रही है, एंड देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 92 न्यूटन्स। तो जब भी हम रियल लाइफ में कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है तो उसके ऊपर एक फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स लग रही होती है, एंड देयर आर सम रेजिस्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एज वेल। तो जस्ट इस बात को समझें कि एग्जामिनर अगर हमें बोल दे कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज 260 न्यूटन्स and the value of the friction force is 50 newtons, and if the examiner asks you कि what is the work done by driving force, and let's say distance moved by the object is 20 meters, तो work done by driving force जो होगी वो ड्राइविंग फोर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, जो भी डिस्प्लेसमेंट मूव हुई है। सो इट वुड बी 260 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो जो काम ड्राइविंग फोर्स ने किया है दैट इज इक्वल टू 260 multiplied by 20, which is going to be equal to 5200 joules. And अगर एग्जामिनर बोल दे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस या अपोजिंग फोर्सेस, तो हम सेम काम करते हैं, बट अब फोर्स में रेजिस्टेंस वाली रेजिस्टिव फोर्स यूज करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 20, आई वुड गेट द वैल्यू ऑफ 1000 joules. इफ यू गाइज वुड रियलाइज, मेरी फोर्स ने यहां तक पहुंचने के लिए इतना काम किया है, इतना काम करना है, जिनमें से इतना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कंज्यूम हो गया है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी गिवन बाय द ड्राइविंग फोर्स, दिस इज द एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड इन ऑर्डर टू अपोज द फ्रिक्शन फोर्सेस। तो अगर लेट्स सपोज मैं अपने हाथ को मूव करता हूं, लेट्स सपोज मेरा हाथ यहां से यहां तक मूव हो रहा है, तो द ड्राइविंग एनर्जी जो मैं उसको दे रहा हूं, द वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स लेट्स से 1000 जूल्स है, लेट्स से 200 जूल्स फ्रिक्शन फोर्सेस में कंज्यूम हो रहा है, तो आई एम ओनली यूजिंग 800 जूल्स ऑफ एनर्जी दैट आई एम यूजिंग टू गो फॉरवर्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है वर्क डन रिगार्डिंग ड्राइविंग फोर्स एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्सेस का। अच्छा, चंद बेसिक बातें हम कर रहे हैं, तो चले बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेट्स अज्यूम वी हैव गॉट अ ब्लॉक, एंड लेट्स से कि ये ब्लॉक यहां से मूव होते होते यहां तक आ गया है। तो इस बॉक्स की ट्रेजेक्ट्री जो है इस तरीके से मूव कर रहा है, एंड देन दिस इज हाउ इट लाइक एक्चुअली केम डाउन।
Let's say examiner asks you work done by gravity. तो आप वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं. जब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी मांग रहा है तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोना बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. whenever they are asking you about work done by gravity, जो फोर्स आप यूज करेंगे दैट वुड बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो डिस्प्लेसमेंट आप यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द वर्टिकल हाइट. तो इस केस सिनेरियो में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज गोइंग टू बी 100 multiplied by 3, which is going to be 300 joules. Whereas अगर एग्जामिनर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस मांग रहा है तो लेट्स सपोज ये यहां से यहां तक ट्रेवल किया, इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स. तो आपने वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस के लिए वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज करना है. फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होगी और डिस्प्लेसमेंट वो एक्चुअल कवर्ड पाथ होगा जो इस केस सिनेरियो में 5 मीटर्स है. तो भाई अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए वेट इनटू हाइट है. एंड व्हेन इट कम्स टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, it's going to be force into displacement, which force will be the frictional force, and distance जो होगा that is going to be the straight distance. तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 100 joules. मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को क्लियर होती होगी. अच्छा बेटे, अब जरा कॉन्सेप्ट की मेच्योरिटी को और बढ़ाते हैं. देयर आर सर्टेन केस सिनेरियोज जो हम लोगों ने वर्क डन के अंदर डिस्कस करने हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी के अंदर. और उसके बाद हम लोगों के अंदर कुछ और बातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पहले यहाँ पे कराता जाऊं कि हम लोगों ने अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज बेसिकली वेट इनटू हाइट. तो अगर मैं यहां पे वेट का फॉर्मूला mg यूज करता हूं and h is the height, so work done by gravity is actually gravitational potential energy that is given by mgh. Although ये बात अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ सिंस वो बात आ गई थी तो मैंने उसको डिस्कस कर लिया. दिस डेरिवेशन इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. दे कैन आस्क यू to derive using the work done formula the gravitational potential energy. तो ये आपका हिस्सा है सिलेबस का. आई थिंक इसको आपने रिव्यू रखना है. अच्छा, सवाल में क्या बोलता है? देयर आर 3 एग्जांपल्स वर्क डन बाय ग्रेविटी की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. अ स्टोन weighing 5 न्यूटन्स is dropped from a top of 50 meters व हाई क्लिफ. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है. सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू वेट इनटू हाइट और force into displacement, whatever suits you. Weight is going to be 5 newtons and the height is 50 meters. So the work done is going to be 250 joules. Moving on. A stone weighing 5 newtons is rolled 50 meters down the slope. Work done यहाँ से यहाँ तक का निकालना है. ठीक है जी. बट वर्क डन बाय ग्रेविटी मांग रहे हैं तो हम फिर दोबारा W इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू वेट इनटू हाइट ही करेंगे. वेट इज 5 न्यूटन्स एंड द हाइट इज 30 मीटर्स. हम इस डिस्टेंस को यूज वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए नहीं करते. वी ओनली यूज द वर्टिकल हाइट. तो हमारे पास 150 जूल्स का वर्क डन आ जाएगा. मूविंग ऑन. A satellite orbits the Earth at a constant height at a constant speed. The weight of the satellite at the height h is 500 newtons. एक सैटेलाइट है, वो कांस्टेंट हाइट पे ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. What is the work done by the force of gravity?
भाई लोग, ये कॉन्सेप्ट मैं हमेशा कराता हूँ, बच्चे हमेशा गलत जवाब देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यू हैव टू रियलाइज, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो सैटेलाइट पे लग रही है। एंड since object is not being displaced in the direction of the resultant force, the centripetal force in this case scenario, इस ऑब्जेक्ट पे कोई वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं हो रहा होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नॉट covering any displacement in the direction of resultant force, so no work is done. तो वर्क डन अगर मैं लगा भी लूँ, फोर्स 500 और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन हमेशा 0 जूल्स आएगा. दिस वॉज पार्ट ऑफ योर ओ लेवल्स एंड IGCSE syllabus. It was asked a lot of times, a lot of times, a lot of times. You need to realize that कि एक सर्कुलर मोशन में कभी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा होता. तो ये हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वर्क डन की एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की. ज़रा सी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारे पास एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, सिंस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक्चुअली हमें वर्क डन की वैल्यूज देता है. तो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ actually gives us the values of work done. And then there's one more concept. अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट फोर्स का कर्व हो तो हम एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकालेंगे, क्योंकि इस बेसिकली डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ का जो एरिया होता है दैट इज सपोज टू बी दिस. ठीक है, तो हम हमेशा जो है रियलाइज करेंगे कि अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास गलत आंसर आ जाएगा. वी हैव टू रियलाइज कि हमें एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ नहीं, एरिया ओवर द डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ यूज करते हैं एंड एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यूज करते हैं. दैट एक्चुअली गिव्स अस द वर्क डन. तो ये हमारे पास जो है वर्क डन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस किए हैं. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वर्क डन और गैस पे स्लाइड वर्किंग करेंगे. ऑल्दो इट्स नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ आवर AS लेवल सिलेबस, ज़्यादा A2 में पूछा जाता है, बट एक स्लाइड अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप करके विल बी मूविंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी. बट नेक्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो गोइंग टू बी सोलली बेस्ड ऑन वर्क डन, ताकि वर्क डन के कॉन्सेप्ट्स थोड़े मेच्योर और हो जाए. एंड देन इंशाल्लाह विल बी मूविंग ऑन टू एनर्जीज कॉन्सेप्ट. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, some of like one of the most interesting chapters. इसके जो questions हैं they are very tricky, challenging, आपको challenge करते हैं. You actually enjoy them when the concepts are cleared. तो see you in the next lecture. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Take care guys.